नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। लेकिन शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कच्छातीवू द्वीप को लेकर भाजपा का कांग्रेस और डीएमके पर हमला जारी। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, संवेदनहीनता ने गरीब मछुआरों के हितों को पहुंचाया नुकसान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी ने कच्छातीवू द्वीप के महत्व को नकारा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे बताया चुनावी मुद्दा। भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस आज। मुंबई में विशेष समारोह। बतौर मुख्य अतिथि उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आबकारी घोटाले मामले में आज खत्म हो रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी की हिरासत अवधि। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी। हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग कर सकता है प्रवर्तन निदेशालय। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी और भोजशाला मामले में सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना को जारी रखने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। तो भोजशाला में एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई। भाजपा की चुनावी तैयारियों ने पकड़ा जोर। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बीजेपी घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज। जोधपुर में गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा कोर कमेटी के साथ करेंगे चुनावी चर्चा। कांग्रेस आज घोषित कर सकती है बिहार और ओडिशा के उम्मीदवारों की सूची। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ मंथन। उत्तर प्रदेश के लिए पार्टी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता करेंगे प्रचार। तेज हुई चुनावी सरगर्मी। मिजोरम में सत्तारूढ़ दल जोराम पीपुल्स मूवमेंट शुरू करेगी चुनाव प्रचार अभियान। तमिलनाडु में डीएमके समेत तमाम दलों ने भी झोंकी ताकत। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश और तूफान से 5 लोगों की मौत, कई घायल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया इलाके का दौरा। पीएम मोदी ने जताई संवेदना। अधिकारियों को दिए उचित सहायता देने के निर्देश। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम आज से होंगे लागू। इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड से लेकर पेंशन स्कीम के नियमों में आएगा बदलाव। और इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया। आज होने वाले मैच में मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स होंगे आमने सामने। तो चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और बात करें कच्छातीवू द्वीप मुद्दे की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छातीवू द्वीप मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके समेत इंडी गठबंधन के नेताओं को जमकर घेरा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, तो भाजपा हमलावर है। 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तमिलनाडु के पास स्थित कच्छातीवू द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छातीवू द्वीप को लेकर डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया है। कच्छातीवू द्वीप पर सामने आए नए विवरणों ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। कांग्रेस और द्रमुक पारिवारिक इकाइयां हैं।
उन्हें केवल इस बात की परवाह है कि उनके अपने बेटे बेटियां आगे बढ़ें, उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। कचहतीबू पर उनकी संवेदनहीनता ने विशेष रूप से हमारे गरीब मछुआरों और मछुआरा महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया है। कचहतीबू मुद्दे पर विदेश मंत्री और भाजपा के नेता डॉक्टर एस जयशंकर ने भी कांग्रेस और डीएमके को घेरा है। उन्होंने कहा है कि हम जानते हैं कि ये किसने किया है, ये नहीं पता कि इसे किसने छुपाया। हमारा मानना है कि जनता को ये जानने का अधिकार है कि ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई। We believe that the public has a right to know. The public has a right to know how did this situation come about? How was Kachhatibu, how was the 1974 agreement reached? How was Kachhatibu given away? How was the fishing issue handled? Because please understand, the fishing issue actually emanated from a 1976 agreement. So there are two agreements we are talking about. So because these have been live issues, because they have been discussed earlier also in Parliament, two documents were sought from us as an RTI request. The point today is we know there are two agreements. We know there's a 1974 agreement. We know there is a 1976 agreement. We know who did this. How has the situation arisen? What we do not know is who hid this, who has been party to it, what has been concealed from the public, and we believe it is the right of the public today to know how did this situation come about. डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों या फिर इंदिरा गांधी, किसी ने भी इस मुद्दे को महत्व नहीं दिया, इसे हमेशा नकारा गया। This is not just one prime minister, whether it was Pandit Nehru or whether it was Indira Gandhi. This very dismissive attitude, this little rock, this small island of no importance, this was the historic Congress attitude towards Kachhatibu. For them sitting in Delhi, this island, this small rock, this island of no importance, this did not matter. It was an inconvenience to be given away so that they, in their minds, could actually not just have good relations with a neighbor. They found it irritating, it was coming up in Parliament. For them it was a headache. So far, I have spoken about what was the approach of the central government and of the Congress party. But you have to ask yourself, would it have been possible if there was no connivance at the state level? तो इस मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। खड़गे ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। इस देश को बचाने के लिए, इस देश में एकता रखने के लिए, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और इस देश के संविधान को बचाने के लिए ये लोग सारे इकट्ठे हो गए। वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसे प्रोपेगेंडा करार दिया है। They are all selective pieces of propaganda that they take out without any reference to the context. It is because there are elections going on in Tamil Nadu. All surveys show that the BJP is going to be badly smashed in Tamil Nadu, and not only Tamil Nadu, they are losing their rhetoric and the narrative all over India. तो इसी खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ सुरक्षा विशेषज्ञ आलोक बंसल भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद डीडी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आलोक बंसल जी, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे। देखिए, 1974 में भारत और श्रीलंका ने एक संधि की जिसमें कई पॉइंट रखे गए कि भारत के मछुआरे यहां आकर मछली पकड़ सकते हैं, आराम कर सकते हैं, बिना वीजा के भारत के लोग वहां घूमने जा सकते हैं। समझौता 2 साल बाद फिर हुआ एक, जिसमें मछुआरों को मना कर दिया गया इस द्वीप पर जाने से, और इसके बाद
कई हजार मछुआरे पकड़े गए। कहीं ना कहीं मछुआरों के जो अधिकार हैं उनका तो हनन हुआ ही। सवाल मेरा यह है कि आखिर इन समझौतों की जरूरत ही क्या थी? देखिए, क्या है कि जो कच्चा तीवू का मामला है ये उस समय से है जब भारत एक औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत था। एक जमाने में भारत और श्रीलंका दोनों का साम्राज्य नई दिल्ली से चलता था, लेकिन उसके बाद जब श्रीलंका को भारत से अलग किया गया तो कच्चा तीवू द्वीप के ऊपर विवाद रहा जो 1920 से चल रहा है। और ये एक विवादित क्षेत्र है क्योंकि एक छोटा सा द्वीप है जो कि पाक बे के अंतर्गत है, और इसके आसपास का जो इलाका है वो मछलियों, वहां पे मछलियां काफी होती हैं क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि मछलियां वहां वही होती हैं ज्यादा जहां पे ऑर्गेनिक उनको फूड मिलता है। तो ये एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ एक गिरजाघर है जिसे सेंट एंथनीज चर्च कहा जाता है, और इस पर दोनों ही राष्ट्रों का विवाद चल रहा था जब स्वतंत्रता हुई। और 1974 में एक हमने एग्रीमेंट किया जिसके अंतर्गत भारत ने मान लिया कि कच्चा तीव द्वीप जो है वो श्रीलंका के अंदर है, लेकिन भारतीय मछुआरों के जो पारंपरिक हक हैं उसको मेंटेन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत यहां पर जो मछुआरे हैं वो अपने जो नेट हैं उनको सुखा सकेंगे, और जो लोग हैं सेंट एंटनीज चर्च जो है उसमें जाने की उनको सुविधा रहेगी। अब क्या है कि इतिहास में जब हम जाते हैं तो ऐसे जितने भी विवादित क्षेत्र होते हैं उसमें आपको दोनों ही पक्षों के हित में आपको कुछ ना कुछ तथ्य मिल जाते हैं। जैसे कि जो यहाँ का जो चर्च था वो जाफना डायोसिस से कंट्रोल होता था, तो इसलिए उनका श्रीलंका का कहना था कि ये था। लेकिन अगर हम इतिहास में जाएं तो उससे पहले जो रामनाथपुरम के जो जमींदार थे ये उनकी जागीर होता था, तो इसका हिस्सा था। और ये जो विवाद है जैसा मैंने कहा कि 1920 से चल रहा था, इसके बीच में कई विवाद हुए, और 1974 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत की तत्कालीन सरकार ने सोचा कि हम जो एक ये जो सीमा विवाद है इसको सुलझाना आवश्यक है, और इसके लिए हमने जो सीमाएं तय की उसके अंतर्गत कच्चा तीवू उनके पास चला गया, लेकिन मछुआरों के जो पारंपरिक जो हक थे वो उनको मिलते रहे। यहां तक कि अगर आपको याद हो कि इसके बाद जरूर समस्याएं उठी कि मछुआरों को वहां जाने की इजाजत नहीं है, उस पर श्रीलंकन नौसेना की कुछ वो हुई, कई बार हमारे मछुआरे पकड़े गए श्रीलंका नौसेना के द्वारा। लेकिन जब वहां पे गृह युद्ध चल रहा था श्रीलंका में, तो जो एक हमने लाइन ऑफ कंट्रोल टाइप बना रखी थी कि जिसके आगे कोई फिशिंग बोट नहीं जाएगी, तो वो जो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल बनाई थी वो कच्चा तीवू के काफी दक्षिण में थी, तो जहां पे कि हम एक बैरियर टाइप हमने बना रखा था जब गृह युद्ध श्रीलंका में चल रहा था। लेकिन गृह युद्ध समाप्त होने के बाद वो जो हमारी जो नौसेना की वहां प्रेजेंस थी वो सारी धीरे धीरे खत्म हो गई, और अब हम फिर पुनः अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आ गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमने 74 के एग्रीमेंट में जो हमने हक हमको मिले थे, जो हमारे मछुआरों को मिले थे, जो हमारे लोगों को उस चर्च में जाने के जो अधिकार थे, उनकी सुरक्षा मेरे ख्याल से ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो अब अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बिल्कुल कच्चा तीवू के पास से गुजरती है। तो वो तो जो ऐसा नहीं है कि उसके कारण जो है समुद्री सीमा में ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन इस द्वीप जिसका जो कि महत्व है, चूंकि यहाँ पे एक चर्च है और जो कि काफी पुराना चर्च है और जिसमें एक मेला लगता है जिसमें लोग जाते हैं, उसका जब श्राइन है उसकी जब पूजा होती है तो लोग काफी बड़ी संख्या में रामेश्वरम के इलाके से भी जाते हैं। रामेश्वरम के जो मछुआरे हैं वहां पे अपने जो नेट सुखाते हैं, तो ये जो हक है मेरे ख्याल से इनको मिलना चाहिए। अब क्यों हमने दे दिया कच्चा तीवू को 74 में, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब एक बड़ा राष्ट्र छोटे राष्ट्र के साथ समझौता करता है तो जनरली हम उदारवादी रवैया अपनाते हैं, जैसे हमने बांग्लादेश के साथ अपनाया तो उसी तरीके से किया। लेकिन जरूरी यह है कि चूंकि हमने इसको अब जो भी दिया है, जो हमारे उस एग्रीमेंट के अंदर जो हमारे अधिकार हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उनकी रक्षा होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप बने रहिए आलोक जी हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, देखिए भाजपा इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह से हमलावर है, तो वहीं कांग्रेस और डीएमके जो है वो बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। ये देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एस जयशंकर केंद्रीय मंत्री की, उसमें उन्होंने जिन बातों को उठाया वो थोड़ा मैं बताना चाहूंगा कि 1974 और 1976 में जब ये समझौता हुआ तब क्या क्या हुआ था, आपने उसका जिक्र भी किया। और उससे पहले अटॉर्नी जनरल ने जो राय दी थी एक तरह से भारत का हिस्सा बताते हुए कच्चे तीवू को, और विदेश मंत्रालय के लीगल सेल की तरफ से भी एक राय आई थी कि मछुआरों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उनकी आवाजाही सुनिश्चित होनी चाहिए। उन सब को नजरअंदाज किया गया जब 1976 का समझौता हुआ।
और 1974 में कच्छतीवी को दे दिया गया श्रीलंका को, बावजूद इसके कि इस तरह की राय आई थी। दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार से सहमति ली गई थी, राज्य सरकार से चर्चा की गई थी। ये जो डीएमके अक्सर कहती है, चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जो आज नहीं उठाया गया। संसद में तमिलनाडु की तमाम दलों की तरफ से जब भी मछुआरे कच्छतीवी में पकड़े जाते हैं ये मुद्दा उठता है, तमाम पत्र लिखे गए हैं। खुद विदेश मंत्री ने बताया कि उन्होंने 21 बार जवाब दिया है इस पूरे मुद्दे पर। 21 बार तमाम जो पत्र आए उनको उसका जवाब दिया गया है। संसद में समय समय पर यह मुद्दा उठता रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी और डीएमके जो बताना चाहती है, जो अभी तक बताती रही कि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें वो मछुआरों के हितों की चिंता करते हैं, या फिर बार बार इस तरह से मुद्दे को उठाते हैं कि जैसे उनकी वजह से सब कुछ ना हुआ हो और इसके कुछ और कारण रहे हों। तो ये जनता को जानना जरूरी है, देश की जनता को जानने का हक है कि ये समझौता कब हुआ, किसके समय हुआ, उस वक्त राज्य में किसकी सरकार थी, क्या केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार से सहमति ली थी, क्या विचार विमर्श किया था। और इन सब पर विस्तार से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया है कि किस तरह से राज्य सरकार से भी बात की गई थी, उनसे भी सहमति ली गई थी, विचार विमर्श भी हुआ था। और आज वही कांग्रेस पार्टी जब उस वक्त इंदिरा गांधी केंद्र में सत्ता में थी, राज्य में भी जो सहयोगी है कांग्रेस पार्टी डीएमके उनकी सरकार थी, और आज क्या कह रहे हैं जब संसद में वो सवाल उठाते हैं इस मुद्दे पर, या फिर कोई पत्र लिखते हैं, या ये जब मुद्दा सामने आता है। तो एक फैक्ट सामने रखा गया है विस्तार से कि देखिए कि कैसा मुद्दा जिसमें हम जानते हैं कि हजारों की संख्या में भारतीय मछुआरे वहां पर पकड़े गए हैं। जब से 1974 उसके बाद 1976 में जब समझौता लागू हुआ, 2 बार हम जानते हैं कि ये समझौता जब हुआ कुछ बदलाव के साथ, तब जब अधिकार चले गए मछुआरों के, उसके बाद से हजारों की संख्या में भारतीय मछुआरे, उसका एक आंकड़ा भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामने रखा। और भारत सरकार समय समय पर हमेशा उनको छुड़ाने का प्रयास करती है और उन्हें छुड़ाया जाता है। तो ये किस तरह से पूरा मुद्दा रहा है, दरअसल कांग्रेस पार्टी की जो अप्रोच है उसको विदेश मंत्री ने सामने रखा है कि जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि स्मॉल पीस ऑफ आइलैंड है, छोटा सा रॉक पत्थर का टुकड़ा बताती है इंदिरा गांधी। और ये कांग्रेस के लिए कभी बहुत महत्वपूर्ण रहा नहीं वो जगह है या वो जो आइलैंड है। और जब समझौता हुआ तब किसकी सरकार थी, और कांग्रेस पार्टी और डीएमके के रवैये पर सवाल भी एक तरह से आज ये उठाया गया है कि देखिए आप वहां पर मछुआरों की चिंता करने की बात करते रहते हैं। संसद में भी कई बार ये मुद्दा उठ चुका है अगर आप बीते कुछ वर्षों में देखें, लेकिन वास्तविक हकीकत क्या थी ये जनता को जानना जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी और डीएमके का रवैया क्या था इस मुद्दे को लेकर। जब समझौता हुआ था तब उन्होंने क्या कहा था, उनके शीर्ष नेताओं ने क्या कहा था, और अब जब ये बात आती है तब उनका रवैया क्या रहता है। बिल्कुल शैलेंद्र, हमारे जो दर्शक हैं, जो देश की जनता है, उनको जानने का पूरा हक है कि समझौता कब हुआ, किसने किया और किन परिस्थितियों में हुआ, और उस समझौते के क्या कुछ दुष्परिणाम हुए, वो तमाम चीजें जनता को जानने का पूरा हक है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आलोक बंसल जी सुरक्षा विशेषज्ञ और हमारे संवाददाता शैलेंद्र विश, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जोधपुर में सुबह लोकसभा संयुक्त कोर कमेटी बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद वो शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर वो जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जोधपुर लोकसभा बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। फिर दोपहर बाद जोधपुर से दिल्ली के लिए अमित शाह रवाना हो जाएंगे। मंत्री अमित शाह के इन सभी कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मौजूद रहेंगे। कल पहले दिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जयपुर में संगठन के नेताओं के साथ बैठकें की और सीकर में रोड शो किया। और लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की पहली बैठक आज होगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में 27 सदस्यीय समिति बनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक हैं, जबकि पीयूष गोयल को सह संयोजक बनाया गया है। समिति का काम बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल होने वाले मुद्दों और वादों की पहचान करना है। पीएम मोदी ने इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतने का नारा दिया है और वो जिस तरह गरीब, युवा, महिला और किसान को देश की 4 प्रमुख जातियां बताते हैं, उस लिहाज से देखा जाए तो पार्टी के संकल्प पत्र में इन वर्गों के लिए बड़े वादे किए जा सकते हैं।
कांग्रेस आज बिहार और ओडिशा के उम्मीदवारों की सूची घोषित कर सकती है। कल कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में ओडिशा और बिहार के लोकसभा प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन हुआ। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में दोनों प्रदेशों के प्रभारी भी मौजूद रहे। बिहार में कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है। यहां पर आरजेडी और लेफ्ट के साथ मिलकर पार्टी चुनाव लड़ रही है। बिहार की कुल 40 लोकसभा में से कांग्रेस 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर अब भी संशय बरकरार है। कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके पप्पू यादव पूर्णिया से बिना टिकट लिए खुद को उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं, जबकि आरजेडी की ओर से बीमा भारती महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। उड़ीसा और बिहार की सीटों के संदर्भ में चर्चा है। अभी विधानसभा की सीटों पर चर्चा चल रही है। मुझे पारिवारिक कारणों से जाना पड़ रहा है, इसलिए मैं बाहर आ गया हूं अभी। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के अलावा कर्नाटक के नेता सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, राजबब्बर, अलका लांबा, भूपेश बघेल सहित कुल 40 नेताओं को स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। ये सभी प्रचारक अब यूपी के चुनाव अभियान में दिखाई देंगे। लोकप्रिय ओडिया फिल्म स्टार पूर्व बीजेडी विधायक आकाश दास नायक ने नवीन पटनायक का साथ छोड़ दिया है। चुनाव से पहले भुवनेश्वर में वो ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन सामल की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गए। एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आए आकाश 2014 में बीजेडी के टिकट पर जाजपुर जिले के कोरेई विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। खास बात यह है कि बीजेपी ने अभी तक ओडिशा में अपने विधायक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और नायक ने कहा है कि वो ओडिशा के लोगों की सेवा करने के लिए आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। डीएमके नेता और तमिलनाडु में युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कल पुडुचेरी में कांग्रेस नेता और निवर्तमान सांसद के समर्थन में रोड शो किया। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो डीएमके के घोषणा पत्र में किए गए वादे के मुताबिक पुडुचेरी को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने बिजली विभाग के निजीकरण को वापस लेने, राशन की दुकानों को फिर से खोलने और विरासत ऋण को माफ करने और बंद हो चुके राज्य उद्यमों को पुनर्जीवित करने के आश्वासन को लागू करने, युवाओं को रोजगार प्रदान करने, मुख्यमंत्री व्यापक योजना के समान एक बीमा योजना की पेशकश करने का भी वादा किया। और मिजोरम की जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM आज से लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है। ये वही पार्टी है जिसमें विधानसभा चुनाव में पिछले साल 27 सीट जीतकर 2/3 बहुमत से मिजो नेशनल फ्रंट को सत्ता से बेदखल कर दिया था। पूर्व IPS अधिकारी लालदुहोमा की पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। उन्हें उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर होगा। लोकसभा की एकमात्र सीट के लिए मिजोरम में 6 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था। इनमें से किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया है। 5 उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक दलों के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि एक निर्दलीय है। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट पर पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। अटलांटा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में बीजेपी के प्रवासी समर्थकों ने एक कार रैली का आयोजन किया। रैली में लगभग 150 कारों ने भाग लिया। सभी कारें भाजपा और भारतीय झंडों से सजी हुई थीं और उन्होंने अब की बार 400 पार, मैं हूं मोदी परिवार लिखी तख्तियां प्रदर्शित की। तो ये खबरें थी 24 की चुनौती से जुड़ी हुई और फिलहाल अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। देखते रहिए DD न्यूज। तुम्हें पता है
इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं DD न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम RBI at 90 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संबोधित करेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास उद्घाटन भाषण देंगे। पीएम मोदी इस दौरान 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर जारी किए जाने वाले सिक्के को कोलकाता टकसाल में बनाया गया है। इस 90 रुपए के सिक्के का वजन 40 ग्राम का होगा। इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर तथा 2010 में रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस 90 रुपए के सिक्के के अनावरण होने के बाद इस सिक्के को अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बिक्री किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि RBI के 90 साल पूरे होने पर आगामी वित्त वर्ष में देश विदेश में उपभोक्ता शिक्षा, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी कीनोट एड्रेस दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुंबई में हो रहा है और ये जो 98th ईयर है यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25 इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है और इस जिसमें कि मेन है 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं। देश भर बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इस सब चीज़ों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। और आपको बता दें कि सैन्य कमांडरों के 2 दिवसीय सम्मेलन का आज से नई दिल्ली में आयोजन हो रहा है। वर्चुअल मोड में सम्मेलन 28 मार्च से जारी है। आज और कल होने वाली बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के अलावा सेना के सभी वरिष्ठ अफसर उपस्थित रहेंगे। सेना का शीर्ष नेतृत्व उभरते खतरे के परिदृश्य, ऑपरेशनल चुनौतियों, सुधारों और आधुनिकीकरण की योजनाओं पर विचार विमर्श कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। एजेंडे में प्रमुख वस्तुओं में से एक साइबर सुरक्षा, अन्य सेवाओं के साथ एकीकरण और भविष्य की युद्ध प्रौद्योगिकियां होंगी। पूर्व सैनिकों का कल्याण, प्रशासनिक और सुधार भी शामिल होंगे। देश के 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम और मणिपुर में कल अचानक आए तूफान और बारिश से काफी तबाही मची। असम के गुवाहाटी में गोपीनाथ बोरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तेज बारिश से काफी नुकसान हुआ। एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। फ्लाइट की आवाजाही को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, तो वहीं 6 फ्लाइट्स को डायवर्ट करना पड़ा। मिजोरम के चम्फाई जिले के लुंगटन गांव में एक चर्च की इमारत ढह गई। वहीं आइजोल जिले के सियालसुक में एक और चर्च की इमारत को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कुछ घर भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मणिपुर के थौबल और खोंगजोम इलाके में भी कई पेड़ उखड़ गए और घरों की टीन की छतें उड़ गईं। पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले में भारी तूफान के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक अन्य लोग घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार तेज हवाओं के कारण जिले के कई हिस्सों और आसपास के इलाकों में कई पेड़ गिर गए और मकान क्षतिग्रस्त हो गए। जलपाईगुड़ी के पुलिस अधीक्षक खान बहाले उमेश गणपत ने बताया कि मौसमी तूफान के साथ ओलावृष्टि हुई, जिससे जलपाईगुड़ी के कई हिस्सों में पेड़ उखड़ गए और घरों को नुकसान पहुंचा। नागरिक प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन के कर्मियों को राहत कार्य के लिए तैनात किया गया है। त्वरित प्रतिक्रिया टीमों QRT को राहत कार्यों में लगाया गया और प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जाकर चक्रवात से प्रभावित लोगों से मुलाकात की।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जलपाईगुड़ी में तूफान प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव से विस्तृत चर्चा हुई। उनसे जरूरत पड़ने पर सुदृढ़ीकरण और सामग्री की आपूर्ति करने का अनुरोध किया गया है। We are all concerned about it. Yesterday itself, I had a detailed discussion with the National Disaster Management Authority members and the Secretary. They have been requested to supply reinforcement by men and materials if need be. They are all ready. All the agencies are acting together in unison. And as we know, my Honorable esteemed constitutional colleague, the Chief Minister, has also reached the place. I will be there. I will visit the field, interact with the officials concerned, and understand the woes faced by the people. Then we'll take whatever decision is required, bring them mitigation and relief. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया और अधिकारियों से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट में कहा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी मैनागुड़ी इलाके में तूफान से प्रभावित हुए लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं, अपने प्रियजनों के खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। अधिकारियों से बात की और उन्हें भारी बारिश से प्रभावित लोगों को उपयुक्त सहायता सुनिश्चित करने को कहा। मैं बंगाल में भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से प्रभावितों की मदद करने की अपील करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के कुछ हिस्सों में आए तूफान के कारण हुए नुकसान को लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। लिखा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और मैनागुड़ी क्षेत्र में विनाशकारी तूफान के कारण जान माल की हानि के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं पश्चिम बंगाल भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि प्रभावित लोगों को व्यापक सहायता प्रदान करने में सक्रिय रूप से संलग्न हों। कार्यकर्ताओं को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सहायता हर जरूरतमंद तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में कहा है कि सभी को उत्कल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिन हमें ओडिशा की समृद्ध संस्कृति और विरासत और इसके सक्रिय लोगों की याद दिलाता है। राज्य ने राष्ट्रीय प्रगति में समृद्ध योगदान दिया है। मैं ओडिशा के लोगों की सफलता और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के पोस्ट में अपने संदेश में कहा है कि ओडिशा दिवस पर लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओडिशा अपनी विशाल प्राकृतिक संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। इस राज्य के मजबूत लोगों ने ओडिशा और देश के विकास में महान योगदान दिया है। ओडिशा में सदियों से कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए हैं, जिनमें आधुनिक भारत के कई निर्माता भी शामिल हैं। भगवान जगन्नाथ राज्य और उनकी जनता को अधिक सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद दें। और अब अगली खबर, आबकारी घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की ईडी की रिमांड आज खत्म हो रही है। राउस एवेन्यू कोर्ट में आज प्रवर्तन निदेशालय अरविंद केजरीवाल को पेश करेगा। ईडी एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग कर सकती है। इससे पहले पिछली सुनवाई गुरुवार को हुई थी, जब केजरीवाल की रिमांड पूरी हो गई थी। ईडी की टीम ने केजरीवाल को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था, जहां पर सुनवाई के बाद अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 5 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया था। खबर झारखंड से है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। ईडी ने अदालत में एक चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें उनका नाम है। हेमंत सोरेन समेत 5 लोगों के नाम अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट में है। ईडी ने सभी पर जमीन खरीद बिक्री मामले में आरोप तय किया है। सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।
और मध्य प्रदेश में धार की ऐतिहासिक भोजशाला में आज लगातार 11वें दिन सर्वे का काम जारी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम आज अपने निर्धारित समय अनुसार भोजशाला पहुंची और उन्होंने सर्वे का काम शुरू कर दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा गर्भगृह और भोजशाला के फर्श की खुदाई की जा सकती है। माना जा रहा है कि इस सर्वे के दौरान भोजशाला से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों पर से भी पर्दा हट सकता है। इससे पहले भोजशाला में 10 दिन तक का सर्वे हो चुका है। इस बीच मुस्लिम पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस सुनवाई में मुख्य रूप से मुस्लिम पक्ष ने मांग की है कि सर्वे पर रोक लगाई जाए। और मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने ये याचिका दाखिल कर सर्वे से जुड़े हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। एएसआई को सर्वे करके 6 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था। एएसआई ने 22 मार्च से सर्वे शुरू कर दिया है। तो भोजशाला एएसआई सर्वे के खिलाफ याचिका है। और ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए पूजा पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। इस साल 31 जनवरी को वाराणसी जिला अदालत के फैसले के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई थी। मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूजा अर्चना की इजाजत देने वाले वाराणसी जिला जज के आदेश को बरकरार रखा था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थितियों में कॉटन वेस्ट कारखाने में भीषण आग लग गई। ये आग तकिया मोतीशाह और सलेमपुर बाईपास रोड पर एक कॉटन वेस्ट फैक्ट्री में लगी है। थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें काफी तेज थीं। आग की सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की 3 गाड़ियों से पानी की बौछार की गई। इससे पहले आग बुझ पाती कारखाने में रखा कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया, जबकि कारखाने की दीवारें और मशीनें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। आग बुझ गई है। अग्निकांड में लाखों रुपये का नुकसान बताया जा रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 खत्म होने के बाद 1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो गई है। और नए वित्तीय वर्ष 2024-25 की शुरुआत होने के साथ साथ देश में बहुत सारे नियमों में भी बदलाव हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आज से कौन कौन से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। वित्त वर्ष 2023 और 24 खत्म हो चुका है और आज से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही कई ऐसे नियम हैं जो बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं अप्रैल 2024 से कौन से फाइनेंशियल नियमों में बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल 2024 यानी आज से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आपने 31 मार्च 2024 तक फास्टैग केवाईसी को अपडेट नहीं कराया है तो इस महीने से आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिना केवाईसी वाले फास्टैग को बैंक डीएक्टिव कर देगी। इसका मतलब है कि अगर फास्टैग में बैलेंस है तब भी उसके जरिए भुगतान नहीं होगा। एनएचएआई ने फास्टैग केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की डेडलाइन भी 31 मार्च 2024 रखी गई थी। अगर पैन को आधार कार्ड से लिंक आपने नहीं किया है तो पैन नंबर रद्द हो जाएगा, यानी कि पैन का इस्तेमाल दस्तावेज के तौर पर नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल के बाद पैन को आधार से लिंक करने के लिए यूजर को 1000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा। 1 अप्रैल 2024 से ईपीएफओ के नियमों में भी बदलाव हुआ है। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस महीने से नया नियम लागू किया है। इस नियम के मुताबिक अब नौकरी चेंज करने के बाद पीएफ अकाउंट ऑटो मोड में ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अब अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए यूजर को रिक्वेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। इस नियम के लागू होने के बाद यूजर की परेशानी एक हद तक कम हो जाएगी। वहीं जिन यूजर्स के पास एसबीआई क्रेडिट कार्ड है उनको बता दें कि 1 अप्रैल 2024 से क्रेडिट कार्ड के नियमों में भी बदलाव हो गया है। अगर आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं
तो आज से रेंट पेमेंट पर आपको कोई रिवार्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। कुछ क्रेडिट कार्ड्स पर ये नियम 1 अप्रैल से मान्य हो जाएगा, तो वहीं कुछ पर 15 अप्रैल 2024 के बाद से लागू होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी आज से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। IRDAI ने नियमों में बदलाव करते हुए सरेंडर वैल्यू के नियम को बदल दिया है। अब ग्राहक जितनी देर से पॉलिसी को सरेंडर करेंगे, उन्हें उतनी ज्यादा सरेंडर वैल्यू मिलेगी। 3 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको मूल्य से कम सरेंडर वैल्यू मिलेगी। वहीं 4 से 7 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर करने पर सरेंडर वैल्यू पर कुछ बढ़त हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और पंजाब में रबी मौसम के लिए गेहूं की खरीद प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इस खरीद को सुचारू तरीके से संचालित करने के लिए सरकार ने सभी प्रबंध पूरे कर लिए हैं। राज्य में इस बार 35.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में गेहूं की बुवाई की गई है और 161.30 लाख मीट्रिक टन गेहूं की पैदावार की उम्मीद है। खरीद के लिए 30,776.36 करोड़ रुपए नकद कर्ज सीमा की जरूरत है। इनमें से अप्रैल महीने के लिए 27,077.91 करोड़ रुपए मिल गए हैं, जबकि मई महीने के लिए शेष रकम जल्द मिल जाएगी। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा 1,908 नियमित खरीद केंद्र घोषित किए गए हैं। खरीद एजेंसियों के प्रस्ताव के अनुसार अलग अलग एजेंसियों को इसकी अलॉटमेंट की गई है। नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। शाकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर एक आयोजित ये विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। विंटर स्कूल में देश के 8 राज्यों से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भाग लिया है। आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी OP यादव की ये खास रिपोर्ट। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का नाम जिस तरह देश और दुनिया में ख्याति प्राप्त है, उसी तरह यहाँ के शाकीय विभाग द्वारा सब्जियों पर अनुसंधान कर बदलते दौर के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण किस्में देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात भी है। IARI के शाकीय विभाग में सब्जियों में हो रहे शोध और नवाचार से देश के अन्य संस्थानों के युवा वैज्ञानिकों को रूबरू कराने के लिए वैसे तो कई तरह के सेमिनार और कार्यशालाएं अक्सर होती ही रहती है, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाली विंटर स्कूल का महत्व कई मायनों में खास है। इसी क्रम में शाकीय विभाग द्वारा 21 दिवसीय विंटर स्कूल का आयोजन किया गया। शाकीय फसलों में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण और भविष्यप्रद गुणों के लिए संजीवनीय अध्ययन और अभिनव प्रजनन दृष्टिकोण विषय पर आयोजित विंटर स्कूल के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने देश के अलग अलग राज्यों से आए शिक्षक, शोधार्थी और अन्य युवा वैज्ञानिकों को संबोधित किया। कुलपति प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि IARI का शाकीय विभाग बदलते दौर के अनुरूप सब्जियों में संरक्षित खेती की उन्नत तकनीकें एवं गुणवत्तापूर्ण किस्में तैयार करने वाला देश का अग्रणी विभाग है, जिसका श्रेय विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर को जाता है। जो ये डिवीजन है, जो डिपार्टमेंट है, ये जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती, उसके लिए भी किस्में तैयार करने वाला देश का एक अग्रणी संस्थान बन गया है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि BS तोमर द्वारा आयोजित विंटर स्कूल का विषय बहुत ही प्रासंगिक व नवाचार से युक्त है। इस विभाग में जीनोमिक्स को लेकर अच्छा काम हो रहा है। प्रोफेसर बलराज सिंह ने कहा कि बदलते दौर के अनुरूप फोर्टिफाइड सब्जियों पर काम किया जा रहा है, ताकि उत्पादन बढ़ाने के साथ सब्जियों की पोषक गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सके। कार्यक्रम के शिल्पकार और शाकीय विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि विंटर स्कूल ICAR द्वारा प्रायोजित है। इसमें देश के 8 राज्यों के युवा वैज्ञानिकों और शोधार्थियों ने भाग लिया। इसका जो पूरा वित्त सहायता जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो शिक्षा विभाग है, उसके माध्यम से मिला है। इसमें 8 राज्यों से प्रतिभागी थे। प्रोफेसर BS तोमर ने कहा कि सब्जियों में उत्पादकता बढ़ाने के साथ महत्वपूर्ण किस्में इजाद करने के क्रम में हमने गाजर की लाल किस्म के साथ काली किस्म भी तैयार की है। प्रोफेसर BS तोमर ने दोहराया कि भिंडी में कीड़े व बीमारियों को रोकने के लिए पूसा भिंडी 5 किस्म विकसित की गई है।
डॉक्टर तोमर ने कहा कि विभाग द्वारा पूसा भिंडी लाल किस्म विकसित करने के अलावा पूसा विलायती पालक की किस्म तैयार करने और साथ ही साथ गोभी जैसी अन्य सब्जियों पर भी शोध कार्य चल रहा है। गौरतलब है कि सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है। इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विभाग की न केवल भूमिका महत्वपूर्ण है, बल्कि वर्तमान के साथ भविष्य को देखते हुए सब्जी उत्पादन में किस तरह शोध, अनुसंधान और नवाचार किया जाए, इस पर लगातार काम भी हो रहा है। देश में कृषि शिक्षा, शोध और प्रसार के मामलों में वैश्विक जगत में विख्यात भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित शाकीय विभाग में ICAR प्रायोजित विंटर स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 21 दिन तक चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए वैज्ञानिकों ने एक और जहां इनोवेटिव ब्रीडिंग प्रैक्टिसेज पर जहां ध्यान दिया, वहीं दूसरी ओर सब्जियों में किस तरह बदलते दौर के अनुसार प्रैक्टिसेज अपनाकर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत किस तरह बनाया जाए, इस पर भी प्रकाश डाला। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन प्रधान के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और चीन के एक बड़े हिस्से में भयंकर ओलावृष्टि और तूफान की मार पड़ी है। प्रांतीय मौसम प्राधिकरण के अनुसार दक्षिण पश्चिम चीन के गुइझोउ प्रांत में 22 काउंटी स्तरीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई, जिसमें सबसे बड़े ओले का व्यास 69 मिलीमीटर था। गुइझोउ के हुईशुई काउंटी में दोपहर को हुई ओलावृष्टि के रेपसीड और मकई जैसी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ। प्रांतीय मौसम विज्ञान प्राधिकरण के अनुसार पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में 24 घंटों में औसत वर्षा 26 मिलीमीटर तक पहुंच गई। प्रांतीय राजधानी नानचांग में तेज हवाओं के बाद ग्रीन हाउस, पेड़ और स्ट्रीट लैंप गिर गए। इस बीच जियांगशी के कई इलाकों में अभी भी भारी बारिश जारी है। और तुर्की में नगर निकाय चुनाव में राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन और उनकी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। तुर्की की मुख्य विपक्षी पार्टी कल हुए स्थानीय चुनाव के बाद एक राजनीतिक शक्ति बनकर उभरी है। इस्तांबुल के मेयर चुनाव में एक्रम इमामोग्लू 10% अंकों की बढ़त लिए हुए हैं। वहीं उनकी पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने अंकारा में फिर से जीत हासिल की है। वहीं 15 अन्य मेयर सीटों पर जीत हासिल हुई है। एर्दोआन ने मध्य रात्रि के बाद अपने संबोधन में पार्टी के चुनाव के परिणामों को टर्निंग पॉइंट बताया। एर्दोआन और उनकी पार्टी AKP ने चुनावों में काफी बुरा प्रदर्शन किया है। ओपिनियन पोल में AKP की ज्यादा सीटों पर जीत दिखाई गई थी। CHP नेता ओजगुर ओजेल ने अपने समर्थकों से कहा कि जनता ने देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने का फैसला किया है। जनता ने 22 साल पुरानी तस्वीर को बदलने और एक नए राजनीतिक माहौल का द्वार खोलने का फैसला किया है। और फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने नई फिलिस्तीनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता की। नवनियुक्त फिलिस्तीनी प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा के नेतृत्व में नई फिलिस्तीनी सरकार ने शपथ ली। मोहम्मद मुस्तफा ने 28 मार्च को फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास को नई कैबिनेट और उसका कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसके बाद महमूद अब्बास ने नई सरकार की मंजूरी पर एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। महमूद अब्बास ने मार्च के मध्य में मोहम्मद मुस्तफा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। मोहम्मद मुस्तफा का विदेश मंत्री के रूप में भी काम करने वाले हैं। नए मंत्रिमंडल में गजा से 8 मंत्री शामिल हैं। साथ साथ राहत मामलों के लिए एक राज्य मंत्री भी शामिल होने की उम्मीद है। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर को मारने का दावा किया है। लेबनान पर एक वाहन पर किए गए हमले में हिजबुल्लाह के राडवान फोर्सेस की एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के कमांडर इस्माइल अल जिन की मौत हो गई। इजराइल की सेना ने इमारतों पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। हिजबुल्लाह के एक करीबी सूत्र ने कहा है कि अल जिन कोई वरिष्ठ व्यक्ति नहीं था, लेकिन पुष्टि की कि वो उसकी विशेष राडवान इकाई में था। गाजा के अधिकारियों ने दावा किया है कि दीर अल बला में अल अक्सा अस्पताल पर हुए इजरायली हमले में 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य लोग घायल हुए हैं। हताहतों में कुछ पत्रकार भी शामिल हैं। अस्पताल पहुंचाए गए पत्रकारों ने कहा कि जब वो बाहर जाकर समाचार कवर करने की तैयारी कर रहे थे तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के उन पर हमला किया गया।
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की हार्निया की सर्जरी सफल रही है। देर रात ऑपरेशन के बाद यरूशलेम के हादासा अस्पताल एइन कैरम के डॉक्टरों ने ये जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अब बिल्कुल स्वस्थ हैं। अस्पताल के जनरल सर्जरी के निदेशक और सर्जन प्रोफेसर एलोन पिकारसिरकी ने एक बयान में कहा है कि पीएम नेतन्याहू होश में हैं, ठीक हो रहे हैं और उन्होंने अपने परिवार के साथ बातचीत भी की है। बेल्जियम के एंटवर्प में 2 किलोमीटर लंबी टेबल लगाई गई जिस पर लोगों ने एक साथ बैठकर इफ्तार किया और ईस्टर के उत्सव का जश्न मनाया। जिले के मेयर ने कहा कि एंटवर्प शहर द्वारा विभिन्न साझेदारों ने साथ मिलकर ये पहल वैश्विक स्तर पर तनाव के समय में संस्कृतियों के बीच समावेश और संबंध के लिए की। उन्होंने कहा कि लोगों को एक साथ मेज पर लाया गया, एक साथ खाना खाया और दोनों समूहों के बीच संपर्क की शुरुआत हुई। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया। आडवाणी जी स्वास्थ्य कारणों से राष्ट्रपति भवन नहीं जा सकते थे, तो राष्ट्रपति खुद आडवाणी जी के घर पहुंची और उनको देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से नवाजा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को रविवार को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आडवाणी के घर जाकर उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। इस दौरान लालकृष्ण आडवाणी के आवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आडवाणी के परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित होते देखना बहुत खास था। यह सम्मान हमारे देश की प्रगति में उनके स्थायी योगदान की मान्यता है। सार्वजनिक सेवा के प्रति उनका समर्पण और आधुनिक भारत को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका ने हमारे इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले कई दशकों में मुझे उनके साथ बहुत करीब से काम करने का मौका मिला। आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने को गृह मंत्री अमित शाह ने गौरवशाली पल बताया। उन्होंने लिखा, आज इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होने पर हर्षित भी हूं और भावुक भी। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा आदरणीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना हम सभी के लिए एक गौरवशाली पल है। आडवाणी जी निस्वार्थ भाव से जीवन पर्यंत देश हित के कार्यों और सामाजिक उत्थान के लिए समर्पित रहे। त्याग, तप और समर्पण से परिपूर्ण उनका जीवन करोड़ों लोगों को शक्ति और प्रेरणा देने का अक्षय स्रोत है। आडवाणी को यह पुरस्कार उनके आवास पर दिया गया। स्वास्थ्य कारणों से वे राष्ट्रपति भवन खुद नहीं पहुंच सके थे। उन्हें सम्मानित करते हुए राष्ट्रपति भवन ने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के अपने दृष्टिकोण के साथ उन्होंने पूरे देश में दशकों तक कड़ी मेहनत की और सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव लेकर आए। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी और उनके पुत्र जयंत आडवाणी ने खुशी जताई। वास्तव में बहुत गौरव का पल है और दादा का जीवन, उनकी जीवन यात्रा देखते हुए मुझे लगता है ये इस पड़ाव पर उनको मिलना बहुत, हम परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है। दादा ने अपना सर्वोच्च जीवन देश सेवा में लगाया है, तो इस तरह से उनका सम्मान मिलना उनको, मुझे बहुत खुशी है। ये एक परिवार के लिए प्रसन्नता का प्रसंग है और हम सब आज बहुत ही निश्चित रूप से प्रसन्न हैं। आज हम सबको बहुत प्रसन्नता है कि उम्र के इस पड़ाव पर जब वो पहुंचे हैं तो उन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। मैं धन्यवाद देता हूं भारत सरकार का, श्री नरेंद्र मोदी जी का, कि आडवाणी जी के योगदान को आज भारत सरकार ने सराहा है। इससे पहले शनिवार को राष्ट्रपति भवन में 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये 4 शख्सियत पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
और अब बात कर लेते हैं खेलों की। तो इंडियन प्रीमियर लीग में आज मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। राजस्थान की टीम 2 मैच में 2 जीत के साथ अंक तालिका में तीसरे स्थान पर है, तो वहीं मुंबई की टीम 2 मैच में 2 हार के साथ 10वें स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को मात दी थी, तो वहीं मुंबई को अपने पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। इंडियन प्रीमियर लीग में कल खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 20 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट पर 191 रन बनाए। दिल्ली की ओर से डेविड वार्नर और कप्तान ऋषभ पंत ने अर्धशतक लगाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम 20 ओवर में 6 विकेट पर 171 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए सर्वाधिक 45 रन अजिंक्य रहाणे ने बनाए। और अब देखिए खेल की खबरें फटाफट अंदाज में। बाबर आजम एक बार फिर पाकिस्तान के कप्तान बन गए हैं। बाबर सीमित ओवरों में पाकिस्तान की कमान संभालेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर को कप्तानी सौंपे जाने की घोषणा की है। यानिक सिनर की ग्रिगोर दिमित्रोव को हराकर मायामी ओपन का पुरुष एकल खिताब जीत लिया। यह पहला मौका है जब सिनर ने मायामी ओपन जीता। इंग्लिश प्रीमियर लीग में रविवार को आर्सेनल और मैन सिटी के बीच खेला गया मैच गोल रहित ड्रॉ रहा। इस ड्रॉ के बाद आर्सेनल की टीम दूसरे स्थान पर है, वहीं मौजूदा चैंपियन सिटी तीसरे स्थान पर। लिवरपूल की टीम ने प्रीमियर लीग में सप्ताह का अंत शीर्ष पर रहते हुए किया। लिवरपूल ने ब्राइटन को 2-1 से मात दी। लिवरपूल के मैनेजर यर्गेन क्लॉप ने ब्राइटन के खिलाफ मैच के बाद उसके मैनेजर रॉबर्टो को गले लगाया। क्लॉप ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वो शानदार काम कर रहे हैं। रियल मैड्रिड ने चैंपियंस लीग में मैन सिटी से भिड़ने से पहले जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। रियल मैड्रिड ने ला लीगा में एथलेटिक बिलबाओ को शिकस्त दी। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही पेरिस सेंट जर्मेन ने मार्से को 2-0 से हराने में कामयाबी पाई। इस जीत के साथ ही पीएसजी ने फ्रेंच लीग में शीर्ष पर 12 अंक की बढ़त बना ली है। सेल्टिक की टीम स्कॉटिश प्रीमियरशिप में फिर से शीर्ष पर आ गई है। सेल्टिक ने लिविंगस्टन को शिकस्त दी। न्यूकासल के कप्तान जमाल लासल्स 6 से 9 महीने तक मैदान से दूर रहेंगे। जमाल को शनिवार को वेस्ट हैम के खिलाफ मैच में चोट लग गई थी और स्कैन में पता चला कि उनके घुटने की सर्जरी होगी। आर्सेनल की मिडफील्डर फ्रिदा मानम की हालत अब स्थिर है। फ्रिदा चेल्सी के खिलाफ खेले गए विमेंस लीग कप फाइनल के दौरान बेहोश हो गई थी। जर्मनी के गोल्फर स्टीफन जेगर ने ह्यूस्टन ओपन के रूप में अपना पहला पीजीए टूर खिताब जीता। स्टीफन ने अपने 135वें प्रयास में पीजीए टूर खिताब जीतने में कामयाबी पाई। गोल्फर नेली कोर्डा ने एलपीजीए टूर पर तीसरी जीत दर्ज की। दुनिया की नंबर 1 गोल्फर कोर्डा का ये कुल मिलाकर 11वां टूर खिताब। ओलंपिक की तैयारी में जुटे पेरिस में ईस्टर का पर्व भी ओलंपिक से अछूता नहीं रहा। शहर के मशहूर चॉकलेट स्टोर्स ने ईस्टर के लिए ओलंपिक थीम के चॉकलेट एग्स तैयार किए। और खेल की खबरों के बाद अब बात आपकी सेहत की। ऋतु परिवर्तन यानी कि बदलते मौसम से असर पड़ता है प्रत्येक मनुष्य पर। हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता है। ऐसे में कई स्वास्थ्य समस्याओं की संभावना भी अधिक हो जाती है। मौसम बदल रहा है, हल्की गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं बीच बीच में मौसम बदलने और बारिश के कारण ठंड का प्रभाव भी चल रहा है।
दिन में तेज धूप तो सुबह और शाम हल्की सर्दी। ऐसे में लोगों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इस मौसम में पित्त उछल जाती है, किसी को गर्मी में वीकनेस महसूस होती है, उल्टी जैसा मन होता है या सनबर्न हो जाता है, जिन्हें ज़्यादातर होम रेमेडीज़ या हल्के इलाज से ठीक किया जा सकता है। मगर जब गर्मी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो या हमारे शरीर में जो स्वेटिंग, जो पसीना है, उसकी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाए या शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कई बार काफ़ी सीरियस या जानलेवा दिक्कतें भी हो सकती हैं, जैसे कि हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन। अगर किसी को पानी की कमी होती है तो उसमें मुंह सूखना, जो त्वचा है वो ड्राई हो जाना, थोड़ा घबराहट, चक्कर जैसा महसूस होना, और जब ये डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो उसमें पेशाब की क्वांटिटी कम हो जाती है, डार्क कलर यूरिन होना शुरू हो जाता है। इस बदलते मौसम में बहुत से लोगों को शरीर में दर्द, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, आंखों में जलन, पेट में दर्द, संक्रमण का खतरा, फ्लू, त्वचा की समस्याएं और इस मौसम में दमा से प्रभावित रोगियों की समस्या बढ़ सकती है। बीमारियों का खतरा उन लोगों को अधिक होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कमजोर होती है। हम गर्मी के मौसम में अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, संतुलित आहार लें, वो खाना लें जो हल्का है, जो ज़्यादा ऑयली नहीं है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए और पानी खूब पीना चाहिए। पानी खूब पीने से मेरा मतलब ये है कि जो भी इस मौसम में घर में बने हुए पेयजल हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, शरबत है, ठंडाई है, तो उन्हें पीना चाहिए। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरे दिन में अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें। ज़्यादा गर्मी में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए ताकि 1 से 1.5 लीटर के आसपास यूरिन पास हो जाए 24 घंटे में। बच्चों में संक्रमण की संभावना रहती है। धूप से आकर तेज पंखे में बैठना या ठंडा पानी पी लेना समस्या उत्पन्न कर सकता है। जुकाम और फ्लू जैसी बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। ऐसे में संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखना, खांसते और छींकते समय मुंह को ढककर रखना, साथ ही साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। संतुलित आहार लेंगे, स्वच्छ खाना और अपने सफाई, पर्सनल हाइजीन जैसे साबुन से हाथ धोना और बाकी प्रतिदिन नहाना, नाखून काट कर रखना, और कोई भी लक्षण हो तो बिना संकोच किए मेडिकल असिस्टेंट, चाहे वो हम डॉक्टर से, नर्स से, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लें और उसको मानें। तो ऐसा करके हम गर्मी से होने वाली बहुत सारी दिक्कतों से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को समस्याओं से बचा सकते हैं। आवश्यक है कि अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, आहार पर विशेष ध्यान दें और व्यायाम करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इस मौसम में बीमारियों के खतरे को कम किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। नरेंद्र मोदी आज मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम RBI at 90 को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संबोधित करेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास उद्घाटन भाषण देंगे। पीएम मोदी इस दौरान 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। इस मौके पर जारी किए जाने वाले सिक्के को कोलकाता टकसाल में बनाया गया है। इस 90 रुपए के सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा। इससे पहले भी 1985 में रिजर्व बैंक की स्वर्ण जयंती पर तथा 2010 में रिजर्व बैंक की प्लैटिनम जुबली पर स्मारक सिक्के जारी हो चुके हैं। इस 90 रुपए के सिक्के के अनावरण होने के बाद इस सिक्के को अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर बिक्री किया जाएगा। तो RBI at 90 पर आज विशेष समारोह होने जा रहा है। पीएम मोदी इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी कार्यक्रम में उद्घाटन भाषण देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर 90 रुपए का एक सिक्का भी जारी करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण रहने जा रहा है ये कार्यक्रम। 90 रुपए के इस सिक्के का वजन 40 ग्राम होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया है कि RBI के 90 साल पूरे होने पर आगामी वित्त वर्ष में देश विदेश में उपभोक्ता शिक्षा, वित्तीय समावेशन, उपभोक्ता सुरक्षा आदि विषयों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा।
माननीय प्रधानमंत्री जी की नोट एड्रेस दे रहे हैं, माननीय वित्त मंत्री जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक स्पेशल एड्रेस दे रहे हैं, और बहुत सारे डिग्निटरीज भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो मुंबई में हो रहा है। और ये जो 98th ईयर है, यानी कि 2000 फाइनेंशियल वित्त वर्ष 2024-25, इसमें हम बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस जिसमें कि मेन है 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हम अरेंज कर रहे हैं। देश भर बहुत जगह में हम फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इस सब चीज़ों में बहुत हम कैंपेन वगैरह करेंगे। स्टेट हेडक्वार्टर्स और छोटे छोटे टाउन्स में भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम RBI at 90 को संबोधित करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण रहेगा प्रधानमंत्री का ये संबोधन। इस कार्यक्रम को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी संबोधित करेंगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास इस